हे गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर ब्रिक्स। अब आई एम श्योर आप सभी को पता है कि ब्रिक्स क्या होती हैं, बट एक छोटा सा बेस बिल्ड करने के लिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग and help to transfer its load to the foundation। तो यहाँ पे ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश की हुई है कि जितना भी उनका फ्रेमवर्क बनता है किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में, तो वो फ्रेम का क्या वो है, टास्क होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेयर आर ब्रिक्स मेड। तो ब्रिक्स जहाँ पे बनती है उस जगह को ब्रिक यार्ड कहा जाता है, और जब वो अपने फाइनल स्टेज यानी कि बर्निंग से निकल रही होती हैं तो उनको किल्न में से निकाला जाता है। तो जहाँ पे भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट होता है उसको ब्रिक यार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इस ब्रिक यार्ड की जो लोकेशन है उसकी सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें मीट करनी होती हैं। तो उनको देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, सरफेस शुड बी प्लेन। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब हम ब्रिक्स को बिछाते हैं ब्रिक यार्ड में सुखाने के लिए तो उन ब्रिक्स में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब उस मॉइस्चर की वजह से ब्रिक्स को आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो अगर हमारा सरफेस इवन होगा तो वो उसी सरफेस के अकॉर्डिंग अपनी शेप पकड़ लेंगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमारा सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मस्ट हैव गुड ब्रिक अर्थ। इसको हम अभी एक सेकंड में देखते हैं। थर्ड वाले पे आते हैं, मस्ट बी रिलेटिवली वार्म। जो हमारी ब्रिक यार्ड की जो लोकेशन है वो जनरली एक ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस थोड़ी वार्म रहें और ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। अब हम देखते हैं गुड ब्रिक अर्थ। गुड ब्रिक अर्थ वो होती है जिसमें 50 से 60% सिलिका प्रेजेंट होता है, और सिलिका का ये सिग्निफिकेंस है कि वो ब्रिक्स में क्रैक्स बनने से उनको बचाती है। ब्रिक्स में क्रैक डेवलप ना हो तो उसको वो प्रिवेंट करती है, और उसके साथ साथ ब्रिक्स को एक यूनिफॉर्म शेप देती है। तो सिलिका अगर किसी क्ले में 50 to 60% की रेंज में अवेलेबल है तो उसको गुड ब्रिक अर्थ कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमें सिलिका की एक्सेस क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इस प्रोवाइडेड रेंज से ज़्यादा हमारी सिलिका की क्वांटिटी हुई तो उसकी वजह से फिर ब्रिक्स हमारी ब्रिटल बन जाएंगी। ब्रिटल माने कि जल्दी जल्दी से टूट जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा सिलिका जो है वो प्री डिफाइंड रेंज में होना चाहिए, तभी उसको गुड ब्रिक अर्थ कहा जाएगा। और उसके अलावा उसमें होना चाहिए 5 to 7% आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये ब्रिक्स को उनका सिग्नेचर रेड कलर, जो ब्रिक्स लाल कलर की होती हैं वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती हैं, और उसके साथ साथ उनकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ वो आयरन ऑक्साइड की वजह से बढ़ती है। तो किसी भी सॉइल में सिलिका और आयरन ऑक्साइड इन पर्टिकुलर रेंजेस में प्रेजेंट हैं तो उसको गुड ब्रिक अर्थ कहा जाता है। अब हम आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो इसके लिए हमारी जो सॉइल की टॉप लेयर है उसको हमें रिमूव करके फेंकना होता है, क्योंकि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसमें इम्प्योरिटीज़ भरी होती हैं और वो बेसिकली यूज़ में नहीं आ सकती हमारी ब्रिक प्रिपरेशन के लिए। तो उस लेयर को हमें टोटली रिमूव ही करना पड़ता है, और उस लेयर की जो डिफाइंड डेप्थ है वो होती है 200 mm तक। तो हमारी जो सॉइल की टॉप लेयर है उसको 200 mm तक हम उसको रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनसॉइलिंग। तो सॉइल अप टू 200 mm ऑफ डेप्थ इज रिमूव बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज इट होल्ड्स। अब यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं आगे के स्टेप्स। तो
हमने अभी टॉप सॉइल लेयर रिमूव करी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि उसके नीचे जो हमारी क्ले है, हम उसको रिमूव करते हैं, उसको डिग आउट करते हैं और उसको बिछाते हैं एक इवन सरफेस पे। अब हमने यहाँ पे टॉप सॉइल लेयर तो रिमूव कर दी, बट उसके अलावा हमने जो अभी क्ले डिग आउट करी है उसको भी हमें साफ़ करना पड़ता है। तो क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे स्टोन्स, डिब्री या फिर वेजिटेशन होती है, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे आ गई तो हमारी ब्रिक्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्लीनिंग ऑफ क्ले। क्लीनिंग में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो क्ले है उसमें लंप बन जाते हैं। तो अब हमें लंप भी नहीं चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे, तो उन लम्प्स को रिमूव करने के लिए हम उसे रोलर से प्रेस करते हैं नीचे। तो और अगला स्टेप है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग में उसको जो हमारी अभी अभी रोलर से प्रेस्ड आउट क्ले है उसको हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रख देते हैं, मतलब बाहर ओपन में एक्सपोज करके रख देते हैं 3 से 4 हफ्ते के लिए। तो उसको जो नेचुरल ड्राई आउट प्रोसेस है उससे एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लेंडिंग। अब ये स्टेप तब हमें लगाना होता है जब हमें क्ले में और इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने हों। अगर हमारा सिर्फ रॉ क्ले से काम चल रहा है, हमें सिर्फ रॉ क्ले से ब्रिक मैन्युफैक्चर करनी है, तब हम इस स्टेप का यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ तभी यूज़ में आता है जब हमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करना होता है। अब ये सारे स्टेप्स होने के बाद अब आती है क्ले की टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है दोबारा से और उसको पग मिल से दोबारा प्रेस किया जाता है। मतलब एक बार दोबारा वाटर ऐड करके उसको नीचे प्रेस डाउन किया जाता है। टेम्परिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्ले मोल्डिंग, जिसमें हमारी अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्ले को मोल्ड्स में फिल करा जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम मोल्डिंग कर सकते हैं क्ले की। या तो हम हैंड मोल्डिंग कर सकते हैं। अब हैंड मोल्डिंग यूजुअली स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, जहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं प्रिपेयर करनी ब्रिक्स की, तो उसमें हम हैंड मोल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और ये मोल्ड्स बेसिकली वुड और स्टील के बने होते हैं हैंड मोल्डिंग में। बट हमारा क्योंकि ब्रिक्स में एक वाइड रेंज ऑफ वर्क रहता है, हमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमारा ज़्यादातर मशीन मोल्डिंग की तरफ हमारा फोकस रहता है। तो मशीन मोल्डिंग्स में हमारा पहला आता है प्लास्टिक क्ले मशीन्स। अब इन प्लास्टिक क्ले मशीन्स में हम क्ले को फिल करते हैं और उसमें प्री डिफाइंड मोल्ड होता है जो उनको इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की तरह से बाहर भेजता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो रेक्टेंगुलर ओपनिंग मशीन की है और उसमें से हमारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स निकल रही हैं। अब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स अनइवन डिस्टेंस पे हैं, तो हमारी जो ब्रिक का साइज़ है वो प्री डिफाइंड होता है, और वो अचीव करने के लिए हम उनको इन वायर्स के थ्रू स्लाइड करते हैं। अभी जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स निकाली हैं मशीन से, उनको हम ऐसे वायर्स के थ्रू स्लाइड करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा एरर है, बट यूजुअली इन वायर्स को इवन डिस्टेंसेस पे रखा जाता है ताकि हमारी जो ब्रिक्स हैं उनकी भी जो डायमेंशंस हैं वो इवन ही आए। प्लास्टिक क्ले मशीन्स के अलावा हमारी एक और टाइप की मशीन होती है जिनको हम कहते हैं ड्राई क्ले मशीन्स। अब ये मशीन प्लास्टिक क्ले मशीन से बेटर होती है क्योंकि ये हमारा टाइम बचाती हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? अब पीछे जैसा कि हमने देखा था फ्लो चार्ट में कि हमें टेम्परिंग करनी पड़ती है, तो क्ले में वाटर डाल के उसको पग मिल से मो करना पड़ता है। बट इस मशीन में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें टेम्परिंग करने की पहले ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मशीन अपने आप से क्ले को टेम्पर कर देती है। वो खुद से ही क्ले में वाटर ऐड कर देती है, और जब क्ले में हमारी रिक्वायर्ड स्टिफनेस अचीव हो जाती है तो उसको इमीडिएटली बाहर निकाल देती है आगे। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 2 एडवांटेजेस हैं, हमें टेम्परिंग भी नहीं करनी पड़ी, और नेक्स्ट हमारा जो अगला स्टेप आएगा ड्राइंग, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है।
हम ड्राई क्ले मशीन से निकली हुई हमारी ब्रिक्स को डायरेक्ट बर्निंग के लिए भेज सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ब्रिक्स को बाहर सुखाने के लिए रखा जाता है। तो क्योंकि हमारा पीछे अभी मॉइस्चर बच गया है ब्रिक्स में, तो जो बचा कुचा मॉइस्चर है वो भी निकल जाए, कुछ भी उसमें ना रहे। तो वो इंश्योर करने के लिए हम ब्रिक्स को बाहर सुखाते हैं। तो अच्छा, इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि अगर हमने ब्रिक्स को ऐसे डायरेक्टली बर्निंग में भेज दिया और अगर उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, तो बर्निंग के टाइम पे उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो मतलब हमारी ईंट वहीं के वहीं बर्निंग के टाइम पे ही ख़राब हो जाएगी। तो ड्राइंग करी कैसे जाती है? तो इसमें यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, 8 to 10 ब्रिक्स आर लेड आउट इन अ स्टैक। स्टैक माने कि रो। तो 8 से 10 ब्रिक्स को एक रो में लगाया जाता है और इसी तरह से कई सारी रोज़ हम ऐसे बिछा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि हमारी जितनी भी ब्रिक्स हैं वो एक ऐसे डिस्टेंस पर हों जहाँ पे हर ब्रिक की तरफ एयर सर्कुलेशन जाता रहे, ताकि कोई भी ब्रिक में मॉइस्चर ना छूटे। तो हमारा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पर्पस ही यही है ड्राइंग का कि हमें सारा मॉइस्चर निकालना है, तो उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक ब्रिक को प्रॉपर एयर सर्कुलेशन मिलता रहे, यहाँ जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब ड्राइंग का जो हमारा टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है बेसिकली वेदर कंडीशंस पे। अगर वेदर कंडीशंस हमारी अप्रोप्रिएट हैं तो 3 से 10 डेज़ का टाइम लग सकता है ड्राइंग में। बट अगर वेदर कंडीशंस मॉइस्ट हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग में हमारी एक अच्छी सी ट्रिक हमें यहाँ पे लगाई जाती है। यहाँ डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं, जो हमारा ड्राइंग यार्ड है उसको ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा सेटअप किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस हमारी रेनफॉल के चांसेस होते हैं, तो जो रेन वाटर है वो ब्रिक्स के लेवल तक ना पहुँचे, वो ब्रिक्स को ना छुए। तो इसलिए हमारा जो ड्राइंग यार्ड है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा सेटअप किया जाता है। और अब कुछ जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पे वेदर कंडीशंस मोस्टली मॉइस्ट ही रहती हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं। तो वहाँ पे हमारा नेचुरल ड्राइंग नहीं हो सकती। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग, जिसमें स्पेशल ड्रायर्स या फिर हॉट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिक्स को ड्राई आउट करने के लिए। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेप होता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अब जो लास्ट स्टेप आता है उसमें हम, जो हमारी ईंटें तैयार हुई हैं, जो हमने ईंटों को सुखाया है, उनको हम भट्टी में जलने के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से हम बर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे या तो हम क्लैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्लैम्प्स हमारे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, कि स्मॉल स्केल में काम आते हैं। तो हमारा मेजर फोकस क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे रहता है, तो हम यहाँ पे मोस्टली किल्न्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा यहाँ पे जो बर्निंग टेम्परेचर है वो होता है हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत ही प्रिसाइज टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर पे ही हमारी ब्रिक्स जो हैं वो बर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो हमारी ब्रिक्स ब्रिटल बन जाएंगी, यानी कि वो उनके जल्दी से टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हमारी 1100 से कम रहा टेम्परेचर, तो हमारी ब्रिक्स की उतनी अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए बर्निंग के टाइम पे हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री सेल्सियस ही रहे। तो उसी में ही हमारी जो बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स हैं वो निकल कर बाहर आती हैं। तो इसी के साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या फिर कोई कमेंट्स हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।